बहू ने सास को धक्के मारकर बारिश में निकाला, लेकिन सुबह दरवाजे पर लाल बत्ती वाली गाड़ी और पुलिस देखकर बेटे की रूह कांप उठी। कहानी की शुरुआत इसी खौफनाक मंजर से होती है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वह रात कयामत की रात थी। आसमान से बरसती आग जैसे बिजली और जमीन पर ममता का होता कत्ल। उस रात सावित्री देवी अपनी ही देहरी पर बेगानी हो चुकी थी। जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपनी मजदूरी के पसीने से जोड़ी थी, आज उसी घर का दरवाजा उनके मुंह पर धड़ाम से बंद कर दिया गया था। अंदर से बेटे मनीष की आवाज आई, जाओ यहां से, मर जाओ कहीं भी जाकर, लेकिन मेरी और रिया की जिंदगी में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। और उसके साथ ही बहू रिया की तीखी हंसी गुजी, अरे सुनिए, दरवाजा अच्छे से बंद करना, कहीं फिर से ये बुढ़िया अंदर ना घुस आए। वैसे भी इस घर में कूड़े कचरे के लिए जगह नहीं है। सावित्री देवी दरवाजे पर माथा पीटती रह गई। बेटा, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी, बाहर बहुत बारिश है, मेरे घुटनों में जान नहीं है मनीष, दरवाजा खोल दे लाल। लेकिन पत्थर दिल पिघलते नहीं है, दरवाजा नहीं खुला। सावित्री देवी, वो माँ जिसने मनीष को पढ़ाने के लिए अपने कंगन बेचे, अपनी किडनी तक गिरवी रखने को तैयार हो गई थी, आज सड़क पर लावारिस खड़ी थी। बारिश की बूंदें उनके आंसुओं को छिपा रही थी, लेकिन उनकी आत्मा के घाव रिस रहे थे। मनीष एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अफसर बन गया था। रिया भी आधुनिक ख्यालातों वाली पैसे के नशे में चूर लड़की थी। शादी के बाद से ही रिया को सावित्री देवी का पूजा पाठ, उनका सादा पहनना और उनका गांव वाला लहजा खटकता था। उसे लगता था कि जब उसके अमीर दोस्त घर आते हैं तो यह अनपढ़ सास उनकी नाक कटवा देती है। 2 दिन पहले की ही बात है। रिया ने एक बड़ी पार्टी रखी थी। सावित्री देवी से गलती से कांच का एक महंगा शोपीस टूट गया। रिया ने मेहमानों के सामने ही सावित्री देवी पर हाथ उठा दिया था। दिखता नहीं है क्या, अंधी हो गई हो, 10,000 का था वो। तुम्हारी तो पूरे साल की दवाई का खर्चा भी इतना नहीं होता जितना नुकसान तुमने 1 मिनट में कर दिया, रिया चिल्लाई थी। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से कांच समेटने की कोशिश की तो उनकी उंगली कट गई। खून बहने लगा, लेकिन मनीष ने माँ का बहता खून नहीं देखा। उसने पत्नी का गुस्सा देखा। उसने माँ को उठाने के बजाय कहा, माँ, तुम सच में हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही हो। क्यों नहीं चली जाती तुम किसी आश्रम में? क्यों हमारा जीना हराम कर रखा है? उस दिन सावित्री देवी चुप रह गई। लेकिन आज आज तो हद हो गई थी। दोस्तों, रिश्तों की यह डोर इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? क्यों एक माँ का त्याग औलाद की तरक्की के आगे बौना पड़ जाता है? अगर आपको भी लगता है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें, ताकि समाज की सोई हुई इंसानियत को जगाया जा सके। सावित्री देवी बारिश में भीगती हुई लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर चल पड़ी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। शरीर बुखार से तप रहा था। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वो चलते चलते शहर के पुराने मंदिर के पास पहुंची। वहां की सीढ़ियों पर वो बेसुध होकर गिर पड़ी। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। वो भी असहाय थे। तभी वहां एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे, जिनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके साथ 2 अंगरक्षक थे। उन्होंने सावित्री देवी को वहां पड़े देखा। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े वकील और समाज सेवी वकील दीनानाथ थे। उन्होंने सावित्री देवी का चेहरा देखा और चौंक गए। सावित्री भाभी, आप यहाँ इस हालत में? सावित्री देवी ने धुंधली आंखों से देखा। दीनानाथ जी उनके दिवंगत पति के पुराने मित्र थे, लेकिन पिछले 15 सालों से कोई संपर्क नहीं था। सावित्री देवी के पति एक बहुत बड़े जमींदार खानदान से थे, लेकिन अपनी सादगी और दानवीरता के कारण उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी और खुद एक साधारण जीवन चुना था। मनीष को इस बात का कभी पता ही नहीं चला था कि उसके पिता असल में कौन थे। दीनानाथ जी ने तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गए।
जहां उनकी पत्नी ने सावित्री देवी की सेवा की, उन्हें गर्म दूध पिलाया। जब सावित्री देवी को होश आया तो उन्होंने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। दीननाथ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुट्ठी भींची और कहा, भाभी, भाई साहब ने जाते जाते मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने मुझसे कसम ली थी कि यह राज मैं तभी खोलूंगा जब पानी सर से ऊपर चला जाए, और आज वह समय आ गया है। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, कैसा राज भैया? दीनानाथ जी ने अपनी अलमारी से एक पुरानी धूल जमी हुई लाल फाइल निकाली। मनीष को लगता है कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। उसे लगता है कि वह बहुत अमीर है। कल सुबह कल सुबह उसे उसकी असली औकात पता चलेगी। अगली सुबह मनीष और रिया अपने आलीशान फ्लैट में मजे से चाय पी रहे थे। रिया हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ वो बला टल गई। अब हम इस पुराने फर्नीचर को बदलकर घर को रेनोवेट कराएंगे। उस बुढ़िया के जाने से घर में कितनी शांति है ना। मनीष ने अखबार पढ़ते हुए सिर हिलाया। हाँ रिया, तुम सही कह रही हो। वैसे भी वह गांव की औरत यहाँ शहर के तौर तरीके कभी नहीं सीख पाती। तभी दरवाजे पर घंटी बजी, डिंग डोंग। रिया ने दरवाजा खोला और सन्न रह गई। सामने पुलिस की 2 जीप और एक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी खड़ी थी। पुलिस कमिश्नर खुद दरवाजे पर खड़े थे और उनके साथ थे वकील दीनानाथ और सावित्री देवी। लेकिन यह वो सावित्री देवी नहीं थी जो कल रात फटे हाल निकली थी। आज उन्होंने सफेद सूती साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ा सा टीका था और आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखकर रिया के पसीने छूट गए। मनीष दौड़कर बाहर आया। पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। साहब, क्या हुआ? हमने क्या किया है? यह माँ को आप लोग कहां से लाए? मनीष हकलाते हुए बोला। पुलिस कमिश्नर ने उसे घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, मिस्टर मनीष, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम जिससे बात कर रहे हो वो इस शहर की सबसे सम्मानित महिला है। रिया बीच में बोली, अरे आप किस गलत फहमी में है? यह तो अनपढ़ है, हमारे टुकड़ों पर पलती है। खामोश! वकील दीननाथ की दहाड़ से पूरा हॉल गूंज उठा। दीननाथ जी आगे आए और उन्होंने लाइनफाए टेबल पर पटक दी। मनीष, तुझे हमेशा शिकायत थी ना कि तेरे पिता ने तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तेरे पिता इस शहर के आधे हिस्से के मालिक थे। यह जिस जमीन पर तेरा यह अपार्टमेंट बना है, जिस जमीन पर तेरी कंपनी खड़ी है और जिस जमीन पर शहर का नया हाईवे बनने वाला है, वो सब तेरे पिता की पुश्तैनी जायदाद है। मनीष और रिया की आंखों के सामने जैसे तारे नाचने लगे। दीनानाथ जी ने फाइल खोली और एक वसीयतनामा निकाला। तेरे पिता जानते थे कि दौलत इंसान को अंधा बना देती है, इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति सीक्रेट ट्रस्ट में डाल दी थी और इस ट्रस्ट की इकलौती मालकिन, इकलौती ट्रस्टी और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सावित्री देवी हैं। रिया के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। छन्न से टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। दीनानाथ जी ने आगे कहा, और वसीयत की सबसे अहम शर्त यह है, अगर सावित्री देवी को घर से निकाला गया या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो सारी संपत्ति तुरंत अनाथ आश्रम के नाम हो जाएगी। और बेटा मनीष, जिस फ्लैट में तुम खड़े हो वो भी ट्रस्ट की संपत्ति है, यानी कानूनी तौर पर तुम अब बेघर हो। मनीष के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे ऊंची इमारत से धक्का दे दिया हो। जिस माँ को उसने बोझ समझा वो असल में करोड़ों के साम्राज्य की मालकिन थी। जिस माँ को उसने भिखारी की तरह निकाला, आज उसी के एक हस्ताक्षर पर उसका पूरा भविष्य टिका था। कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या पैसा सच में खून के रिश्तों से बड़ा होता है? क्या मनीष अपनी गलती सुधार पाएगा या वक्त उसके हाथ से निकल चुका है?
आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह एक छोटी सी कोशिश है रिश्तों की अहमियत समझाने की। मनीष घुटनों के बल गिर पड़ा। वह रेंगता हुआ सावित्री देवी के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था, मैं अंधा हो गया था माँ। रिया रिया ने मुझे भड़काया था। मैं तुम्हारा बेटा हूं माँ, मुझे घर से मत निकालो। रिया भी दौड़ कर आई और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप तो बड़े दिल वाली हैं, हमें माफ कर दीजिए। सावित्री देवी ने अपने साड़ी का पल्लू ठीक खींचा जिसे मनीष ने पकड़ रखा था। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा। वहां पछतावा नहीं था, वहां सिर्फ अपनी ऐशो आराम छिन जाने का डर था। सावित्री देवी की आवाज शांत थी लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। मनीष, कल रात जब मैं बारिश में भीग रही थी तब तुझे मेरा बुढ़ापा नहीं दिखा, तब तुझे यह याद नहीं आया कि मैं तेरी माँ हूं। आज जब तुझे पता चला कि मेरे पास दौलत है तो तुझे ममता याद आ गई। उन्होंने रिया की तरफ देखा। तू कहती थी ना कि इस घर में कूड़े के लिए जगह नहीं है। सही कहा था तूने। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं वहां इंसान नहीं कचरा रहता है, और मैं अपने घर को साफ करना जानती हूं। सावित्री देवी ने वकील दीनानाथ की तरफ देखा और कहा, भैया, वसीयत के मुताबिक कार्यवाही कीजिए। मनीष चिल्लाया, माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सावित्री देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, वही दरवाजा जिसने कल रात उन्हें निकाला गया था। सड़क पर तो मैं भी थी मनीष, फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे पास मेरा अभिमान था, स्वाभिमान था, और तेरे पास सिर्फ तेरा अहंकार। और आज आज तेरे पास वो भी नहीं रहा। निकल जाओ मेरे घर से। पुलिस कमिश्नर ने इशारा किया और हवलदारों ने मनीष और रिया को पकड़ लिया। उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने मां को निकाला था। सोसाइटी के लोग जो कल तक मनीष की जी हुजूरी करते थे आज तमाशा देख रहे थे। किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। जैसी करनी वैसी भरनी, पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने कहा। मनीष और रिया उसी सड़क पर खड़े थे जहां कल सावित्री देवी खड़ी थी, लेकिन आज उनके सिर पर न छत थी न मां का आशीर्वाद। उनकी नौकरी, उनका रुतबा, उनकी गाड़ी, सब कुछ इस वसीयत के सामने धूल हो चुका था। सावित्री देवी ने वह करोड़ों की संपत्ति अपने लिए नहीं रखी। उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी कि इस संपत्ति से एक वृद्धाश्रम और अनाथालय बनाया जाएगा जहां उन माता पिता को सहारा मिलेगा जिन्हें अपनी उनकी औलादों ने ठुकरा दिया है। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने फिर कभी मनीष का चेहरा नहीं देखा। कहते हैं मनीष आज भी शहर की अदालतों के चक्कर काट रहा है उस वसीयत को चुनौती देने के लिए, लेकिन माँ की आह और कानून के सच के सामने उसकी एक नहीं चलती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का साया जब तक सिर पर है उसे बोझ नहीं वरदान समझो। जिस दिन यह साया उठ गया या जिस दिन यह साया रूठ गया उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी आपको वो सुकून नहीं दे पाएगी। कलयुग चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन कर्म का न्याय आज भी सबसे बड़ा है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू और दिल में माँ बाप के लिए प्यार जगाया है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी और मनीष को यह गलती करने से रोक दे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। याद रखें, माता पिता है तो सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत।